उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आज उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएए को लेकर कर लेते हैं। जहां सीएए की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की कड़ी और पैनी नजर बनी हुई है। पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सड़कों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। 3 तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर, जहां पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है और इस बीच लगातार कोशिश और संदेश ये देने की कोशिश कि कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोशिश करता है तो वहां कॉर्डन ऑफ करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आएगा। ये तस्वीरें आपको 3 दिखा रहे हैं, बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर की, जहां ये तस्वीरें देख करके आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि हाई अलर्ट पर पूरे प्रदेश को रखा गया है। और खासतौर पर बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर की इन तस्वीरों से यह जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ फ्लैग मार्च कर रहा है और फ्लैग मार्च के जरिए जनता को संदेश कि आपकी सेवा में तत्पर हम हैं, लेकिन आप सीए की आड़ में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति दंगा फसाद करने की अगर कोशिश करेगा तो उनको फ्लैग मार्च के जरिए दरअसल संदेश देने की कोशिश होती है कि पूरा इलाका हमारी नजर में है। और न केवल इतना ही बल्कि इंटरनेट को भी खंगाला जा रहा है। किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति पर सीधा कार्यवाही की जाएगी। सहारनपुर से मेरे सहयोगी आलोक मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक तनेजा मेरे साथ बने हुए हैं। आलोक, सहारनपुर में भी फ्लैग मार्च निकाला गया, क्या कुछ तैयारी सीए को लेकर के प्रशासन की तरफ से किस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है? देखिए अंकित, मैं आपको बता दूं कि जिले में नागरिक संशोधन कानून के नोटिफिकेशन के जारी होने के तुरंत बाद जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चौकसी पुलिस की बड़ी सतर्क नजर आ रही है और अति संवेदनशील और संवेदनशील जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं उसमें पुलिस व अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। जवानों को पैदल मार्च करवाया जा रहा है ताकि एक माहौल क्रिएट हो और कोई भी असामाजिक तत्व ऐसी कोई एक्ट ना कर पाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। महानगर में घंटाघर है, लोहानी सराय, अंबाला रोड सहित बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जो थाना प्रभारी हैं उनके साथ खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो दिनेश कुमार सिंह है और उसके साथ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर उतरे हैं। वजह यह है कि लोगों में एक सुरक्षा की भावना हो और इसकी आड़ में असामाजिक तत्व जो है कोई ऐसी कार्रवाई ना कर पाए जिससे माहौल खराब हो, क्योंकि आने वाले टाइम में होली का भी त्योहार है और चुनावों की भी सरगर्मी बढ़ी हुई है। कभी भी आचार संहिता नोटिफिकेशन जारी हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। इन सब को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है और पूरी तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पे भी निगाह रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से कोई ऐसी अफवाह या नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। जी अंकित। आलोक, सहारनपुर में कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जिनको अलग किया गया है और खासतौर पर उन पर नजर रखी जा रही है, तो ऐसे वो कौन कौन से सहारनपुर के इलाके हैं जहां पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है जिससे सभी तरीके की परिस्थितियों से निपटा जा सके? देखिए मैं आपको बता दूं, जिले में देवबंद है, देवबंद में दारुल उलूम होने की वजह से और तमाम ऐसे वहां पर इस तरीके की बातें आती रहती हैं। देवबंद है, गंगो है, नकुड़ है, इसके साथ बेहट है और बेहट के साथ सहारनपुर महानगर जो है उसमें घंटाघर है, लोहानी सराय है, अंबाला रोड है, नेहरू मार्केट है, देहरादून रोड है, कोट रोड है, इस तरीके से खालालमपुरा है। इस जगह पर जो थाना प्रभारी हैं उनको लगाया गया और ऐसे संभ्रांत व्यक्तियों को भी विश्वास में लेकर बातचीत की जा रही है ताकि किसी तरीके से पुलिस के पास हर तरीके से इनपुट रहे और कोई असामाजिक तत्व जो है कोई ऐसी घटना न करे जिससे जिले का माहौल खराब हो और शांति व्यवस्था पे कोई आंच आए। जी अंकित। दारुल उलेमा की तरफ से कुछ इसको लेकर के कहा गया हो या देवबंद के जो मौलाना हैं उनकी तरफ से सीए को लेकर के क्या स्थिति बन रही है? क्या उन लोगों ने कुछ आगे की प्रक्रिया को लेकर के कुछ कहा है या फिर माहौल बिल्कुल शांत नजर आ रहा है? अभी ऐसा कोई बयान जारी नहीं हुआ है सीए को लेकर दारुल उलूम की तरफ से, ऐसी कोई स्थिति अभी सामने नहीं आई है। अभी और दिन निकलने के बाद और समय निकलने के बाद देखते हैं किस तरीके की स्थितियां आएंगी। हालांकि पुलिस पूरे सख्त मोड में है और किसी तरीके से भी कोई ऐसी सोशल मीडिया पर बात और अफवाह फैलाने से पूरी पैनी नजर पुलिस का जो सर्विलांस है और सभी सिस्टम है उन निगाह रखी जा रही है। जी अंकित। ठीक है आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम ये जानकारी देने के लिए। तो बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहां पर सीए के बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि न केवल इलाके में शांति के लिए फ्लैग मार्च निकाला जाए बल्कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जाए। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां जालौन में
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश पैरों में गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों ने 18 फरवरी को बाइक सवार दंपत्ति को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूट की ज्वेलरी, 23,000 नकदी समेत अवैध हथियार और बाइक बरामद किए हैं। क्या पूरा मामला? जी 18 फरवरी सन 2024 को कुठान थाना क्षेत्र के जालौनी माता मंदिर के करीब एक दंपत्ति के साथ लूट के दौरान गोली मारने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के बाद से थाना कुठान पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सुरागरासी व पतारसी की जा रही थी। आज इसी सुरागरासी पतारसी के दौरान थाना कुठान के जालौनी माता के समीप जब चेकिंग की जा रही थी तो 2 बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। बागपत में 2 दिन पूर्व हुई हत्या मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से तमंचा, 2 कारतूस और बाइक बरामद की है और इस दौरान पुलिस ने इस मामले में फरार एक आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाना बिनौली पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 66/24 धारा 302/120 भादबी में एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम आशीष उर्फ कल्लू पुत्र विजेंद्र निवासी जीवाना गुलियान है को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना बिनौली पे आवश्यक वैधानिक कार्य। परिषदीय स्कूल में लागू किए गए डिजिटलाइजेशन के विरोध को लेकर जूनियर शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंप दिया है। आपको बता दें कि सीएल अवकाश, छुट्टी के दिन काम करने का प्रतिकार देने, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लिपिक की तैनाती समेत 10 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। सिंह अध्यक्ष जूनियर शिक्षक संघ जनपद उन्नाव। हमारी प्रमुख मांगे डिजिटलाइजेशन के विरोध में है, क्योंकि हमें लैपटॉप दिए गए हैं मगर सिम नहीं दी गई, डाटा नहीं दिया गया है, तो वो कैसे चालू किए जाए। इसके विरोध में और हमारी 18 सूत्री मांगे हैं कि हमें अर्धावकाश दिया जाए, हमारी पदोन्नतियाँ की जाएं। जब तक ये मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जौनपुर के जलालपुर में ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है और 2 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्यवाही भी पुलिस ने शुरू कर दी है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है, तो वहीं कई लोग अस्पताल में घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक व्यक्ति की मौके पर ही इस हादसे में मौत भी हो गई है। बागपत में दबंगों ने एक दलित को चाकुओं से गोदकर उसकी जान ले ली है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस मामले में 2 आरोपियों की तलाशी का अभियान भी लगातार जारी किया है। टीम ने थाना बिनौली पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 66/24 धारा 302/120 भादबी में एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम आशीष उर्फ कल्लू पुत्र विजेंद्र निवासी जीवाना गुलियान है को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना बिनौली पे आवश्यक वैधानिक। गाजियाबाद के रेत
मंडी में देर रात स्क्रैप गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। आग का धुआं इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में इसको लेकर खासतौर पर दहशत भरा माहौल बना रहा और दमकल विभाग के कर्मियों ने किसी तरह इस आग पर घंटों की मशक्कत के बाद 6 गाड़ियों ने दमकल विभाग की इस आग पर काबू पाया। आग की लपटें आप दूर से देख सकते थे। बुलेटिन में अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों से आपको अपडेट करने का। तो सबसे पहले उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां भाजपा ने लोकसभा चुनाव अभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने इस अभियान के तहत आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान की शुरुआत की है। ये नाम रखा गया इसका अभियान का। इस अभियान में एलईडी वाहनों, पत्र पेटिकाओं, जनसंपर्क, नमो ऐप एवं मिस्ड कॉल के माध्यम से मिलने वाले सुझावों के आधार पर चुनाव संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। बीजेपी का यह अभियान पूरे प्रदेश भर में लोकसभा चुनावों तक चलेगा। इसमें आने वाले सुझावों को पार्टी चुनाव संकल्प पत्र में भी शामिल करेगी। और इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि संकल्प पत्र में आम जनता की सहभागिता जरूरी है और इसको लेकर पूरे प्रदेश में एक अभियान के तहत आम जनता से सुझाव लेने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम भी तत्परता के साथ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। 5 में से 3 सीटों पर हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सभी लोकसभाओं में हमारे कार्यालय खुल चुके हैं। उससे नीचे विधानसभा स्तर पर कार्यालय खुलने की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर सभी विधानसभाओं में हमारे चुनाव कार्यालय खुल जाएंगे। जगह जगह पर हमारी मोदी की गारंटी विकसित भारत संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है चुनाव के लिए, उसके लिए जनता के प्रत्येक वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं, जगह जगह बैठकें करके। कल भी, परसों भी, देहरादून में भी, हरिद्वार में भी मजदूरों के साथ, रेडी पटरी वालों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, व्यापारियों के साथ, शिक्षकों के साथ, इस प्रकार के हर वर्ग के, महिलाओं के साथ, हर वर्ग के लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं और सभी वर्गों में बड़ा उत्साह है अपने सुझाव। दिल्ली के बाद अब देहरादून और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन आज यानी मंगलवार से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल उद्घाटन के बाद देहरादून से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हुई है। पीएम के साथ सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी देहरादून रेलवे स्टेशन पर वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े रहे। आपको बता दें, सप्ताह में 6 दिन चलने वाली लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 20 मिनट में ये सफ़र पूरा करेगी। तो प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसका उद्घाटन कर दिया है। अब जो दूरी है वो सिर्फ 8 घंटे में पूरी हो सकेगी। देहरादून लखनऊ के लिए पूरा सेवा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इस ट्रेन का यानी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर दिया है। दिल्ली के बाद अब लखनऊ से भी सीधे आप यहाँ पर आ सकेंगे। देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत आज हो गई है। तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख पा रहे हैं और साथ ही राज्यपाल महोदया को भी आप देख रहे हैं। तो वर्चुअली आज इसका उद्घाटन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून को भी नई सौगात दे दी है, जिसका इंतज़ार देहरादून लगातार कर रहा है। दरअसल पर्यटन का हब है ये शहर, या यूँ कह ले ये प्रदेश, और यहाँ अगर रफ्तार मिलती है पर्यटन को तो उसका स्तर भी बढ़ जाता है और लोग भी ज़्यादा संख्या में
इस प्रदेश में आते हैं। तो साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री ने दिल्ली के बाद अब देहरादून और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर दिया है। हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम के जरिए वर्चुअली प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है आज, जिसमें देहरादून से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हुई है। पीएम के साथ सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी देहरादून रेलवे स्टेशन पर वर्चुअली कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ जुड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें, सप्ताह में 6 दिन ये चलने वाली लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 20 मिनट में अपना सफर पूरा किया करेगी। 6 दिन लगातार ये प्रदेश को पर्यटन से जोड़ती हुई नजर आएगी। तो साफ तौर पर उत्तराखंड की राजधानी से उत्तर प्रदेश की राजधानी को जोड़ती हुई वंदे भारत ट्रेन का आज से शुरुआत हो गई है और इस शुरुआत के साथ दोनों राजधानियों के बीच अब ये ट्रेन 8 घंटे के दरमियान यूपी से यूके का सफ़र कराएगी। इससे पहले दिल्ली से यूके के लिए वंदे भारत का शुभारंभ हो चुका है और अब इसमें ही एक और कड़ी जुड़ती हुई नज़र आ रही है और इसके ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकाएक करके कई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देश के हर राज्य तक पहुंचा रहे हैं। हाई स्पीड ट्रेनें हैं और इन ट्रेनों के ज़रिए रफ्तार के साथ सफ़र आरामदायक भी होता है। हरेक सिंह रावत को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव पांडे के दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि जो लोग राजनीति में रहते हैं वहां उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने कहा, हरेक सिंह पर ईडी की कार्रवाई करवाकर बीजेपी ये समझ रही है कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है, तो यह गलत है। बीजेपी इस भ्रम में न रहे कि जिस पर ईडी की कार्रवाई होती है वो दोबारा राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकता। राजेंद्र भंडारी जी कांग्रेस के हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, सहयोगी हैं और उनके एक ट्वीट से जो है ये सारी बातें उठी हैं और आज हिंदुस्तान समाचार पत्र में मैंने उनका बयान भी पढ़ा कि उनका जो ट्विटर था वो उनके साथ जो रहने वाला व्यक्ति है उसको हैंडल कर रहा था, तो उसने उसे गलत तरीके से जो है ट्वीट कर दिया और ट्वीट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का जो हूँ मजबूत साथी हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा, कहीं जाने की कोई बात जो है वो निराधार है। तो इस पर पौड़ी जिले में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहां पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। सशस्त्र सीमा बल के जवानों की एक कंपनी पौड़ी जिले में पहुंच भी चुकी है, जिन्हें एसएसपी ने प्लाटून वार बांटकर पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंपी है। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जवान फ्लैग मार्च निकालेंगे, जिससे लोकसभा चुनाव प्रभावित ना हो और शांति व्यवस्था जिले में बनी रहे। आचार संहिता लगने से पहले ही पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जिले में अपनी जिम्मेदारी संभाल भी ली है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो है एसएसबी की वो यहाँ पहुँच चुकी है और इसको उनके जो प्लेटून वार हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। एक प्लेटून हमारी श्रीनगर में, एक पौड़ी में और एक कोटद्वार में लगातार रहेगी और इनके द्वारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत लगातार फ्लैग मार्च किया जाएगा। जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पिकेट पॉइंट्स, जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग होगी, जहाँ हमारी एसएसटी तैनात है, उनके साथ उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जाएगी। खबर रुद्रपुर से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सिडकुल कलेक्ट्रेट, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशंस और व्यापार मंडल पदाधिकारियों से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में जारी होने वाले पार्टी के घोषणाओं के लिए सुझाव लिए हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। निशंक ने उत्तराखंड को देश के सभी पर्वतीय राज्यों में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बताया। तो साथ ही निशंक ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में उत्तराखंड की अहम भूमिका भी बताई है। हम न केवल जीतेंगे बल्कि ऐतिहासिक जीत को दर्ज करेंगे, ऐसा इस समय मैं माहौल देख रहा हूं। उत्तराखंड
मुझे याद आता है कि जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो रहा था तो उस समय काफी बड़ा आंदोलन चल रहा था। उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में नहीं रहना चाहिए। रुद्रप्रयाग में जिला अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ है और इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण भी किया गया है, जबकि बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। तो आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। इस खबर के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे लालकुआं के बिन्नू खत्ता में आयोजित बीजेपी के सहभोज समर सत्ता कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। तो वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के दूसरी बार प्रत्याशी बने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार की संकल्प को साकार करेंगे। तो साफ तौर पे 2019 में इसी सीट पर लड़ते हुए नजर आए थे और 400 का पार का नारा बीजेपी का सहभोज समर सत्ता कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी संख्या में लोग इसमें जुटे हैं। नेता अजय भट्ट ने इस मौके पर कहा कि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है उसे हमें साकार करना है, उस संकल्प को पूरा करके दिखाना है और इसी के जरिए आगे भी बढ़ना है। अभी देश के अंदर जो माहौल है, दुनिया के अंदर जो माहौल है, उस माहौल में नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम हो गया है जो लोगों के दिलों में बस गया है और इसलिए मुझे लगता है कि अब इसको प्रश्न को तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। और मैं इसलिए मोदी जी का जो सपना है कि भारत आत्मनिर्भर हो, उत्तराखंड आत्मनिर्भर हो, मैं उस मिशन में लगा हूँ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV 27 न्यूज़।